ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेटलैंड। वेटलैंड पढ़ रहे थे हम लोग। सो वेटलैंड क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली ट्रांजिशन जोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आप समझिए कि ट्रांजिशन जोन्स है, तो इसको हमने कुछ पढ़ा था क्या? इफ यू गाइस रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट ट्रांजिशन जोन। इको टोन और इको क्लाइन पढ़ा था, याद है? इको टोन और इको क्लाइन, इफ यू रिमेंबर। यस। तो उसमें से वेटलैंड क्या है? वेटलैंड इको इको लाइन है, या इको क्लाइन है, या ये है, इकोटोन है। व्हाट इज दैट? आर यू श्योर? एक बार कंफर्म करो। आर यू श्योर कि इको इकोक्लाइन का एग्जांपल क्या होगा? अ वेटलैंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन इकोक्लाइन। इकोक्लाइन है दोस्त। वेटलैंड इज एन इकोक्लाइन, इट्स नॉट एन इकोटोन। ऑलराइट, तो दोनों में डिफरेंस हमने क्या बताया था? इकोक्लाइन और इकोटोन में यस ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोक्लाइन, वहां पर आपको ग्रेडियंट में चेंज देखने को मिलता है। और इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज जस्ट ए ट्रांजिशन जोन, आप कह सकते हो, ठीक है। सी, इकोक्लाइन एंड इकोटोन कैन बी यूज्ड, ओके, कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। आप उसको चेंजेबली दे बोल सकते हो, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप ऐसे देखोगे तो ये जो वेटलैंड है, इट विल बी योर इकोक्लाइन, एग्जांपल ऑफ एन इकोक्लाइन अकॉर्डिंग टू रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन है क्या? रामसार कन्वेंशन जो है, दिस इज ए प्लेस इन ईरान। तो 1971 में, आई एम नॉट रॉन्ग, 1971 में ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। ओके, इट वाज अ वेरी बिग कन्वेंशन। एंड उस समय, यू नो व्हाट वाज, डू यू नो व्हाट 1971 में और कुछ हुआ था? उस समय और कुछ हुआ था। उस समय ईरान का 2500th एनिवर्सरी हुआ था। सो वहां पर एक टेंट सिटी लगाया गया था ईरान में। और उसी को हम कहते हैं कि उसके वजह से शाह जो था ईरान का, उसका फॉल हुआ था। भले वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्चुअली उस समय ईरान में बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो रामसार जगह एक है वहां पर। तो रामसार में जो है, वहां पर लोग मिले थे सारे, और उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग जो है, ये वेटलैंड्स को हम लोग बेसिकली कंजर्व करेंगे, उसको हम एक सस्टेनेबल यूज करेंगे। और उसके बाद ये फाइनली जो है 1975 में फोर्स में आया था। ओके, क्या इंडिया इसका पार्ट है? क्या इंडिया इसका पार्ट है? रामसार कन्वेंशन का बिल्कुल पार्ट है। इंडिया जो है रामसार कन्वेंशन का पार्टी है। तो क्या वो एक फाउंडर पार्टी है? क्या वो एक फाउंडर पार्टी है? इज इंडिया ए फाउंडर पार्टी? इंडिया, इंडिया जो है वो 1982 में, ओके, 1982 में उसने ज्वाइन किया था। ओके, इंडिया साइंड इट इन 1982, सो इट इज, वी कैन से दैट इट इज नॉट ए फाउंडर पार्टी टू द रामसार कन्वेंशन। ऑलराइट। According to Ramsar Convention and wetland rules, an area of marsh, fen, peatland, or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish, or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters, is considered a wetland. Please, 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 what I'll do is that ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I'll just take a snap of this. Please remember this. यहाँ पर यूपीएससी आपको, ओके, यहाँ पर अब यूपीएससी आपको दे सकता है। इट इज इकोटोन, मैंने बताया ना, इकोक्लाइन और इकोटोन दोनों ट्रांजिशन जोन्स की तरह काम करते हैं। बस इकोक्लाइन में आपको ग्रेडियंट में चेंज मिलता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेटलैंड्स आर इकोक्लाइन। Wetland is an example of your ecocline, but it can also be said to be as an ecotone. All right. So interchangeably use होता है। It is a word which is used interchangeably. यहाँ पर देखना, ये वेटलैंड का डेफिनेशन जो है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स एन, सबसे पहले तो आप देखो, एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीट, लैंड और वाटर, वेदर नेचुरल
और आर्टिफिशियल, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, उसका वाटर स्टैटिक हो या उसका वाटर फ्लोइंग हो, उसका वाटर फ्रेश हो और उसका वाटर ब्रैकिश हो और सॉल्टी हो, डजेंट मैटर, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर। मरीन वाटर कैसा होता है? सॉल्टी वाटर, सी वाटर। मरीन वाटर इज व्हाट? सॉल्टी वाटर एंड सी वाटर। The depth of which at low tide does not exceed 6 meters। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 मीटर से ज्यादा, अगर 6 मीटर से ज्यादा होगा तो वो तो ओशन ही हो जाएगा ना। हम उसको क्या बोलेंगे? तो यार ओशन ही है। इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम मरीन के बारे में अगर बोल रहा है, मरीन मरीन एरियाज में मरीन लेक नहीं होगा, मरीन विल बी योर सी ओनली। अगर 6 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम ए सी ओनली। ऑलराइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज वेटलैंड। ओके। ऑल लेक्स एंड रिवर्स, जितने भी लेक्स हैं और रिवर्स हैं, लेक लिटोरल्स, द मार्जिनल एरिया बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वाटर लेवल ऑफ द लेक, उसको क्या बोलेंगे? लेक लिटोरल्स। द फ्लड प्लेन्स, कोई फेमस फ्लड प्लेन है इंडिया में? यमुना फ्लड प्लेन याद है? एनजीटी का केस आया था, एनजीटी का केस आया था यमुना फ्लड प्लेन पे, श्री श्री रविशंकर वाला। यस। तो फ्लड प्लेन्स एरियाज विच आर लाइंग एडजेसेंट टू द रिवर चैनल बियॉन्ड द नेचुरल लीव्स। याद है लीव्स? वी हैड स्टडीड अबाउट द लीव्स इन एनसीईआरटी। यू गाइस रिमेंबर? यस। सो लीव्स था क्या? व्हाट वेर लीव्स? इट वाज ए वॉल that blocks water. इट इज सॉर्ट ऑफ ए वॉल, नेचुरल और मैन मेड, है ना? और क्या करता है? वाटर को डाइवर्ट करता है उसके कोर्स से, एम्बैंकमेंट होता है। ओके। अंडरग्राउंड एक्विफायर, swamps and marshes, wet grassland, peatland, oasis, estuary, delta, tidal flats, mangroves and other coastal areas, coral reefs, and all human-made sites such as fish ponds, rice paddies can also be wetland, reservoir and salt pans. आपको मैंने बताया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, इट इज ए वेरी बिग मीथेन सोर्स। जब हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की क्लास कर रहे थे, जब हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की क्लास कर रहे थे, तो इट हैड बिकम ए वेरी वेरी बिग मीथेन सोर्स। वेटलैंड इज ए वेरी वेरी बिग मीथेन सोर्स, इसको याद रखना। तो राइस पैडी है। दिस वाज ए क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स। ऑलराइट, ठीक है। reservoir and salt pans. All right. Please write in your theme sheet. थीम शीट में आप लिखिए प्लीज, सॉल्ट पैन्स इन इंडिया। सॉल्ट पैन्स इन इंडिया। कोई लिख रहा है क्या? अवंती है ना? अवंती कैन राइट दैट। इवन आई थिंक विभा एंड गौरी आर राइटिंग टू। आप प्लीज लिख लीजिए सॉल्ट पैन्स इन इंडिया। सॉल्ट पैन्स इन इंडिया एंड देयर फॉर्मेशन। हमने कैसे, अच्छा लिखा था आपने, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? सॉल्ट पैन्स कैसे बनता है? वाटर इवापोरेट हो जाता है, वाटर गेट्स इवापोरेटेड, और उसके बाद इट लीव्स बिहाइंड सॉल्ट पैन्स। नीचे से वाटर निकल के आता है फ्रॉम द ग्राउंड अप, ऊपर जाता है, एंड देन इवापोरेशन हैपेंस। एंड दिस हैपेंस इन प्लेसेस विथ लो रेनफॉल। लो टू मॉडरेट रेनफॉल वाले इलाके में आपका सॉल्ट पैन्स रहता है। एग्जाम्पल क्या है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कैन बी अ सॉल्ट पैन्स, can be an example. Marakkanam salt pans 2023 prelims. वेटलैंड में दो टाइप के वेटलैंड होते हैं। एक होता है आपका इनलैंड वेटलैंड और दूसरा होता है आपका कोस्टल वेटलैंड। एक क्या होता है? इनलैंड वेटलैंड होता है और एक होता है कोस्टल वेटलैंड। एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड। इनलैंड की बात करें, और कोस्टल में भी फिर वही नेचुरल और मैनमेड। इनलैंड में क्या 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 होता है आपका?
इनलैंड के नेचुरल में लेक्स, पॉन्ड, ऑक्सबो लेक, वाटर लॉक्ड एरियाज, नेचुरली वाटर लॉक्ड एरियाज, सीजनल रेनफॉल की वजह से जो फॉर्मेशन हुआ है वो, स्वॉम्स एंड मार्शेस। ओके। और मैन मेड में क्या होता है, रेजर्वॉयर्स, टैंक्स, वाटर लॉक्ड एंड एश पॉन्ड। ओके। अब हम बात करते हैं इधर कोस्टल वेटलैंड में क्या होता है, एस्चुरी है, लगून्स है। लगून्स याद है आपको, हमने बात की थी कैसे बैरियर आगे बढ़ जाता है और वो बेक को बंद कर देता है, तो आपका जो पानी वाटर बच जाता है पीछे, वो लगून हो जाता है। रिमेंबर दैट। देन क्रीक, इंडिया में कोई क्रीक है क्या? सर क्रीक, प्लीज राइट इन योर थीम शीट, सर क्रीक। वहां पर आपको कोई नाला भी मिलेगा, इफ यू रिमेंबर। विवेक बता सकता है। यस, समुद्रगुप्त इज करेक्ट। यस, हरामी नाला। वहां से पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है, वेरी एप्ट नेम। वहां से पाकिस्तानी जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बड़ा बहुत ही ज्यादा एप्ट नाम है। ओके। ओके। देन बैक वाटर। बैक वाटर कहाँ बनता है? बैक वाटर आपका केरल में बनता है। उसके बाद बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट्स, मैनग्रोव्स एंड सॉल्ट मार्शेस। देन मैन मेड में क्या होता है, सॉल्ट पैन्स एंड एक्वाकल्चर। ओके। मैं बोला कि यू नो सर क्रीक में कौन सा नाला होता है, यू आर अ डिफेंस एंथुजियास्ट आई बिलीव, ठीक है, यू आर ए डिफेंस एंथुजियास्ट, दैट्स व्हाई आई बिलीव। ओके। ऑल राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन? वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, ओके, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या बनते हैं, एस्चुरीज ज्यादा क्यों बनते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ईस्ट में आपका क्या बनता है? ईस्ट में आपका क्या बनता है, पहले ये बताओ। ईस्ट में डेल्टा बनता है। अब यहां पर समझो, हार्ड सरफेस से पास होता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हार्ड रॉक से पास होता है, करेक्ट और नॉट? एंड दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम कलेक्टिंग सिल्ट, वेर एज ईस्ट फ्लोइंग रिवर का कलेक्ट होता है कि सिल्ट की नहीं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर में ज्यादा लॉन्गर एरिया होता है, ज्यादा लॉन्गर एरिया ट्रैवल करता है रिवर, तो वो ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल करेगा तो सिल्ट कलेक्ट करते हुए फिर वो पहुंचेगा, डिपोजिशन करेगा। और यहां पर क्या होता है, हार्ड रॉक से पास होता है, तो उससे क्या होता है, एक तो रिवर्स जो है वो कम, उसको कम टाइम मिलता है और उसको, ओके, सिल्ट नहीं कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके वजह से जो सी के पास उनका जो माउथ होता है वो क्या हो जाता है, वो वाइडन हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है। और उनका वेस्ट फ्लोइंग रिवर का हाई वेलोसिटी रहता है कंपेयर टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यस और नो? अब यहां पर समझिए, जब हाई वेलोसिटी है, वाइडर माउथ है, दे कैन नॉट कलेक्ट सिल्ट, तो उससे क्या होगा, उससे दे एंड अप फॉर्मिंग एस्चुअरी रादर देन डेल्टा। इसीलिए नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर जो है, ये जो है क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एस्चुअरीज। ऑलराइट। व्हाट इज एन एस्चुअरी? इट इज ए इनक्लोज बॉडी, पार्शियली इनक्लोज वाटर बॉडी, ओके, जो कि रिवर और सी के बीच में फॉर्म होता है। ऑलराइट। और ये कब फॉर्म होता है, जब रिवर कैन नॉट फॉर्म डेल्टास एंड इट कैन नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर कमिंग इनटू द सी। और उसकी वजह से, बहुत ध्यान से देखना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये है तो वो डायरेक्ट सिंगल लाइन में फ्लो करेगी कि नहीं? और आपका कृष्णा रिवर है, कैसे फ्लो करेगा? गोदावरी कैसे फ्लो करेगा? आपका महानदी कैसे फ्लो करेगा? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होके। वेयर एज योर नर्मदा एंड तापी रिवर एक सिंगल लाइन में फ्लो कर रहा है। नर्मदा और तापी आपका एक सिंगल लाइन में फ्लो कर रहा है, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए व्हाट विल हैपन हियर। ओके। दो चीज का प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन दो चीज का होता है, बिकॉज ऑफ गोइंग थ्रू हार्ड रॉक्स एंड ऑन अ हायर वेलोसिटी। सबसे पहले किस चीज का प्रिवेंशन होता है? कलेक्शन ऑफ सिल्ट।
और सेकंड चीज में किस चीज का प्रिवेंशन होता है? वाइडनिंग ऑफ माउथ। तो ना ही वाइडनिंग ऑफ माउथ होगा, ना ही कलेक्शन ऑफ सिल्ट होगा। ना ही कलेक्शन ऑफ सिल्ट होगा, ना ही वाइडनिंग ऑफ माउथ होगा, सिंगल नैरो स्ट्रेट लाइन में चलते चला जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा? आपका एस्चुअरी फॉर्म हो जाएगा। उससे आपका क्या होगा? आपका एस्चुअरी फॉर्म हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? वेर यू गाइज एबल टू गेट दिस? किसी को डाउट इसमें? हम्म। यहां पर जो है डेल्टा क्या होता है? ओके, डेल्टा क्या होता है? बहुत सारे मल्टीपल ओके डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाता है। और उसके बाद आपका एस्चुअरी क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और एक सिंगल कनेक्शन होता है उसका ओपन सी के साथ। अब समझ में आया वाई डेल्टा इज फॉर्म्ड ऑन द ईस्टर्न रिवर एंड वाई एस्चुअरी इज फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न रिवर? किसी को डाउट? वजीक, डिड यू गेट इट? क्लियर? ओके। दो चीज प्रिवेंट होगी, आप समझिए क्या क्या प्रिवेंट होगा। टू थिंग्स विल बी प्रिवेंटेड, एंड व्हाट इज दैट? कलेक्शन ऑफ सिल्ट एंड वाइडनिंग ऑफ माउथ, जो कि ईस्टर्न रिवर में होता है कि नहीं? ईस्टर्न रिवर कलेक्शन ऑफ सिल्ट भी करता है और उसका माउथ भी वाइडन होता है, करेक्ट? और वहां पर जो है वेस्टर्न रिवर में, सिंस इट फ्लोज विद अ हाई वेलोसिटी थ्रू अ हार्ड रॉक, और रिवर को जो है, रिवर लेंथ इज शॉर्टेंड, उसको ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। ओके, इसीलिए जो है एक सिंगल लाइन में चलते हुए ये एस्चुअरी फॉर्म करता है, विच इज ए डायरेक्ट एक्सेस टू द ओपन सी। क्लियर? ओके, अब हम आगे चले। सर क्रीक लिख लो अपने। प्लीज राइट क्रीक फॉर्मेशन एंड सर क्रीक, हो सकता है आपसे पूछ ले इस बार। ओके, लिख लिया? ओके, प्लीज राइट इन योर थीम शीट मैनग्रोव्स इन इंडिया। प्लीज राइट इन योर थीम शीट मैनग्रोव्स इन इंडिया। मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ पे है उसको भी हमें देखना है, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं। हाइड्रिक सॉइल्स। ओके, हाइड्रिक सॉइल्स क्या, कैसे सॉइल्स होते हैं? विच डू नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, periodic flooding from adjacent deep water habitats and plant life, adapted to shallow waterlogged soils. Okay, तो यहां पर आप समझिए हमने क्या बात की थी, इट्स अ ट्रांजिशन जोन। ये क्या है? एक्वेटिक एरिया है, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल एरिया है। और बीच में क्या आपका बन रहा है? यहां पर आपका बन रहा है वेटलैंड। ओके, यहां पर क्या बन रहा है आपका? वेटलैंड बन रहा है। अब वेटलैंड जो बन रहा है, ये जो एरिया है, इसमें क्या होगा? इट विल बी मार्शी, इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्वेटिक एरिया जो कि डीप वाटर है, विच इज डीप वाटर। एक्वेटिक एरिया क्या, रिवर्स क्या होता है? अगर मैं बात करूं, आपको एग्जांपल दूं कवर झील का, कवर ताल का, तो उसके बगल में एक डीप वाटर एरिया है कि नहीं? बूढ़ी गंडक। और वही का जो पानी है वो क्या आ रहा है? वही का पानी इन्फ्लुएंस कर रहा है कवर झील को। कवर झील कैसा है? कवर झील इज शैलो। कवर झील इज व्हाट? कवर झील इज शैलो, मडी, मार्शी, दलदला। समझ रहे हो? आपको मैं, आई एम ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर फॉर यू, वेटलैंड कैसा होगा। ओके, ऑल राइट। तो आप अगर यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रिक सॉइल। ओके, जिसमें इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। वेटलैंड में क्या होता है? इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। प्लीज यहां बहुत ध्यान से सुनना, एंड यू विल गेट द कंसेप्ट वेरी वेल। अगर O2 नहीं है इनफ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर O2 ऑक्सीजन इनफ नहीं है तो क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं एनारोबिक रेस्पिरेशन?
अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो मैं क्या बोल सकता हूं, CH4 इंक्रीज, CH4 का रिलीज। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वेटलैंड्स आर सच ए बिग सोर्स ऑफ CH4? कुछ समझ में आया? वाई द वेटलैंड्स, ना ही ये प्रॉपरली टेरेस्ट्रियल है, ना ही ये प्रॉपरली एक्वेटिक है। ये कहीं पर आपने सुना है राइस फील्ड्स में? राइस फील्ड्स में भी होता है ना। इन द रिवर, इन द रिवर सॉइल तो होता नहीं है, सी बेड बहुत नीचे होता है, फर्क पड़ता नहीं है, रिवर अपना फ्लोइंग होता है। टेरेस्ट्रियल एरियाज में सॉइल को इनफ टाइम मिल जाता है ब्रीथ करने के लिए, ओपननेस होता है, करेक्ट और नॉट? ये सच बात है कि नहीं? लेकिन आपके वेटलैंड में क्या होता है? दलदल, मटमैला, आप क्या बोल सकते हो उसको, मार्शी। ना ही सॉइल, ना ही वहां का जो वाटर है वो फ्लोइंग होता है, ना ही सॉइल ओपन होता है। तो राइस पैडी जैसा बन गया कि नहीं, राइस फील्ड जैसा। और हमने 2022 के प्रीलिम से क्या सीखा था? राइस फील्ड्स आर द बिगेस्ट एमिटर्स ऑफ मीथेन। तो अब आपको समझ में आया वाई द दिस वेटलैंड आर सच अ बिग एमिटर ऑफ मीथेन, वाई द वेटलैंड आर सच ए बिग एमिटर ऑफ मीथेन। क्लियर है? क्लियर है? ओके। आप बात करो। सो इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस है दे प्रोवाइड हैबिटेट, रहने की जगह देते हैं, फॉर एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना एंड न्यूमरस स्पीशीज ऑफ नेटिव एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। जो नेटिव और माइग्रेटरी बर्ड्स एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना वगैरह को रहने की जगह देते हैं। रिसोर्स है सस्टेनेबल टूरिज्म का, दैट इज फाइन। वाटर प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर। इसीलिए वेटलैंड्स को हम बोलते हैं किडनीज ऑफ द अर्थ। ये आया था 2022 के प्रीलिम्स में। दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2022 प्रीलिम्स। ओके। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट। तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करेगा, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल भी करेगा और लोकल क्लाइमेट को स्टेबलाइज भी करेगा। फ्लड मिटिगेशन बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रन ऑफ। तो ये जो है फ्लड को कंट्रोल करता है, बफर शोरलाइन की तरह काम करता है। रिपेरियन बफर मतलब रिवर्स जो होता है, ओके, उसका एक तरीके से बफर के तरह काम करता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट लोअर रिपेरियन एरिया एंड द अपर रिपेरियन रिपेरियन एरिया, याद है? लोअर रिपेरियन एंड अपर रिपेरियन। ओके, तो ये रिवर बैंक्स जो है उसके आसपास में बफर का काम करता है। ओके। जेनेटिक रिजर्वॉयर फॉर वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, स्पेशली राइस। राइस के लिए, स्पेशली राइस के लिए ये एक जेनेटिक रिजर्वॉयर का काम करता है। एंड इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ व्हाट, इट ऑल्सो फंक्शंस एज ए कार्बन सिंक। किस तरीके से, क्या किस चीज का ये बनता है? कार्बन सिंक की तरह ये काम करता है। मीथेन सोर्स एंड अ कार्बन सिंक, ये याद रहेगा। वेटलैंड्स आर व्हाट? वेटलैंड्स आर मीथेन सोर्स एंड कार्बन सिंक। ओके। Reasons for the depletion of wetland. What are the reasons? Excessive pollutants, habitat destruction and deforestation, encroachment by public and mafia. आपने देखा होगा अवैध खनन, might have heard about this term called अवैध खनन। ओके। सैंड माफिया, वो ओवर इंक्रोचमेंट करता है इस एरिया में। ओवर फिशिंग एंड फिश फार्मिंग, जो कि आपका एक्वा कल्चर का पार्ट होता है। ओवर ग्रेजिंग इन marshy soils,
ओके। रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड्स नियर द सी, तो यही अवैध खनन जो है, आप अगर सैंड को रिमूव करोगे मार्केट में बेचने के लिए, तो ये जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होता है सैंड, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी यूज करके, स्ट्रिंजर पनिशमेंट, अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ शेल फिश। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। शेल फिश का कल्टीवेशन जो है उसको प्रिवेंट करना होता है वेटलैंड में। सो इट इज अ मेजर इशू जिसके वजह से वेटलैंड्स को नुकसान पहुंच रहा है। देन ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वाटर फ्रॉम फार्मलैंड्स बिफोर डिस्चार्ज। ओके। Giving enough time for natural regeneration and preventing grazing in the periphery of wetland, artificial regeneration, eutrophication को abatement, मतलब यूट्रोफिकेशन क्लीनिंग कर सकते हो आप। यूट्रोफिकेशन का एग्जांपल डल लेक में देखा होगा आपने, कभी गए श्रीनगर वगैरह? अगर आप कभी श्रीनगर वगैरह गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे पूरा उसके अंदर में मॉसेस और ये सारी चीजें निकल चुकी है अंदर से। वहां पर प्लैंकटन ब्लूम हमें देखने को मिलता है। ओके। तो वहां पर क्या है, उसकी सफाई होते रहती है। वहां से जो है एक बोट्स चलते रहते हैं और वो निकालते रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यूट्रोफिकेशन से बचा रहे हैं। तो ऐसे ही वेटलैंड्स में भी सफाई होते रहती है। ओके। अब हम बात करते हैं मेजर्स के बारे में। मेजर्स जो है, जो कि हेल्प कर सकते हैं हमें, ओके, हेल्प कर सकते हैं हमें प्रोटेक्ट करने में। ऑलराइट, किसको? वेटलैंड्स को। ऑलराइट। तो सबसे पहले देयर इज ए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे? एनपीसीए। ऑलराइट। तो एनपीसीए में क्या है? इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। It's what? It's a centrally sponsored scheme to implement integrated and cross-sectoral conservation of aquatic ecosystem, जिसमें दोनों लेक्स और वेटलैंड आ जाता है। halting and reversing the continued degradation and loss of wetland. It is formed by merging the National Lake Conservation Plan (NLCA) and National Wetland Conservation Plan (NWCP). Please write in your theme sheet NPCA. Please write in your theme sheet NPCA. Then write NLCA. Then write NWCP. Okay, just लिख लिया। NPCA लिख लिया, NWCP लिख लिया, NLCA लिख लिया। ओके। नैनीताल के लेक्स में भी यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ठीक है। फंडिंग पैटर्न क्या है इसका? 70-30, 70% सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी देंगे, 30% स्टेट्स को लेना है। नॉर्थ ईस्टर्न में 90-10 है, मतलब 90% सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, और 10% स्टेट्स को देना पड़ेगा। MOEF coordinates, Ministry of Environment and Forest will coordinate and provide guidelines. State UT government will manage the aquatic ecosystem. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन मैनेज करेगा? स्टेट यूटी गवर्नमेंट will manage the aquatic ecosystem and MOEF will coordinate. Okay. Criteria for identifying wetland of national importance are similar to those under the रामसार कन्वेंशन। तो ये 3 पॉइंट्स मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं। ये और ये, तो सभी हो गए। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के, फंडिंग पैटर्न को छोड़ के सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट। ओके। अब हम आ जाते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010। So Ministry of Environment and Forest has notified the legally enforceable rule under the provision of Environment Protection Act. तो ये जो wetland rules है, this had actually come, okay, this had actually come in your previous year paper, और ये जो है आपका EPA 1986 के अंदर, Environment Protection Act 1986 के अंदर इसको हमने
जगह दी है, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी will ensure the implementation of the rules. Please write in your theme sheet CWRA, CWRA dash wetland. Write CWRA dash wetland. हो गया? Okay. Wetland classification for better management and easier identification. ये जो है वेटलैंड को क्लासिफाई करेगा फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड इजियर आइडेंटिफिकेशन. इट विल स्पेसिफाई एंड प्रोहिबिट हार्मफुल एक्टिविटी टू वेटलैंड, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट नेचर ऑफ उसका जो परमानेंट कुछ स्ट्रक्चर होता है आसपास, सॉलिड वेस्ट डंपिंग उसको रोकेगा. एक्टिविटीज लाइक एक्वा कल्चर, agriculture, harvesting of living and non-living resources, dredging to remove siltation may be carried out, but only with prior permission. यहाँ यूपीएससी क्या बोल सकता है आपको? यहाँ पर यूपीएससी आपको क्या बोल सकता है? यूपीएससी आपको ये बोल सकता है कि इट इज टोटली प्रोहिबिटेड, इट इज टोटली प्रोहिबिटेड, ऐसा बोल सकता है ना? नहीं, यहां पर इसका ये हो सकता है कि प्रायर परमिशन लेके आप आ सकते हैं. Central government may permit any prohibited activity or non-wetland used on the recommendation of the CWRA. It encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority. Okay, UPSC 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है. Okay, वेटलैंड अब आ जाता है कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017. ये जो था इसने 2010 के रूल को रिप्लेस किया था. इट डिसेंट्रलाइज्ड wetland management. State UT will have the power to identify and notify wetlands within their jurisdiction and keep a watch on the prohibited activity. Please in your theme sheet write wetlands rules 2017. I think Vibha is only writing now. लिख सकते हो आप wetland rules 2017, wetland rules 2017. All right. उसके बाद एडवाइजरी रोल फॉर द नेशनल वेटलैंड कमिटी. उसका क्या है रोल? इट विल गाइड द स्टेट बॉडीज ऑन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स बेस्ड ऑन द वाइज यूज प्रिंसिपल. इट विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ रामसार कन्वेंशन साइट्स. इसको याद रखना. प्लीज राइट इन योर थीम शीट नेशनल वेटलैंड्स कमिटी. राइट इन योर थीम शीट नेशनल वेटलैंड्स कमिटी. Okay. National Wetland Committee is headed by the MOEF Secretary who oversee the work carried out by states. It nodal advisory body for the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem, जिसको हम कहते हैं NPCA. Okay. NPCA लिख लिया था ना आप लोगों ने? NPCA मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोगों ने लिख लिया था. करेक्ट. ओके. वेटलैंड अब रूल्स को थोड़ा सा तगड़े तरीके से पढ़ते हैं. सो इसमें जो है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है इट इज हेडेड बाय द स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर. उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे फ्रॉम द फील्ड ऑफ वेटलैंड इकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, फिशरीज, लैंडस्केप प्लानिंग और सोशियो इकोनॉमिक्स. वेटलैंड मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड notification of the wetland for protection within the stipulated time. Develop a comprehensive list of activity to be regulated and permitted within notified wetland. तो कोई भी एक्टिविटी है उसका एक लिस्ट बना के कि कौन कौन सी एक्टिविटी परमिट होगी. Recommend additional prohibited activity for specific wetland. तो अगर कोई स्पेसिफिक वेटलैंड खतरे में है, अगर कोई स्पेसिफिक वेटलैंड खतरे में है तो उसको भी हम क्या करेंगे? उसको भी हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए न्यू रूल्स बनाना. ओके. उसके लिए क्या करना?
उसके लिए न्यू रूल्स बनाना। द स्टेट अथॉरिटी विल ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल वेटलैंड्स ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद इन 3 months। जो स्टेट अथॉरिटी है उसको क्या बनाना होगा, जो आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जितने भी वेटलैंड्स हैं उन सबका नाम आपको देना पड़ेगा। एंड वेटलैंड्स हैज टू बी नोटिफाइड विद इन द 6 months। 6 महीने के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेंट्री ऑफ ऑल वेटलैंड्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद इन 1 year। और हर 10 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिजिटल इन्वेंट्री को अपडेट करना पड़ेगा। रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडी, एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशनल एरिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट, wetlands and protected areas following within areas which are already covered under the Indian Forest Act, Forest Conservation Act, Wildlife Protection Act, and CRZ rules, Coastal Regulation Zone Notification 2019, will not be called as a wetland। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये सारे के अंदर जो फॉल कर रहा है, पैडी फील्ड्स है जहां पर आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको वेटलैंड्स नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? अगर हम उसको वेटलैंड नहीं बनाएंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? The reason, my friend, behind this is because this will restrict the original activity। अगर मान लो मैंने किसी 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले एरिया में टाइगर रिजर्व को वेटलैंड घोषित कर दिया, तो वहां पर होगा कि नहीं, कलेश होगा कि नहीं बिटवीन द टाइगर रिजर्व अथॉरिटी एंड द वेटलैंड अथॉरिटी? वहां पर रामसार कन्वेंशन का जो रूल्स है और वहां पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का रूल है, ओवरलैपिंग होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि बाहर होना चाहिए। क्लियर है? ओके। प्रोहिबिटेड एरियाज, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या क्या है? कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड फ्रॉम नॉन फॉर नॉन वेटलैंड यूज बिल्कुल अलाउड नहीं है। सेटिंग अप इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अलाउड नहीं है। सॉलिड वेस्ट डंपिंग, मैन्युफैक्चर, हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्पोजल ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। कल हमने बात की थी, इफ यू गाइज रिमेंबर, बेजल कन्वेंशन की। याद है बेजल कन्वेंशन? देन देयर वाज दिस आल्सो हेग कन्वेंशन। जो खतरनाक चीजें होती है उनका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, उसमें हमने बात की थी। एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड अदर सेटलमेंट्स, इंक्रोचमेंट, पोचिंग और परमानेंट कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट फॉर बोट जेटी। तो बोट जेटी किसके लिए है? टूरिज्म पर्पस के लिए आप कर सकते हो, बाकी अलाउड नहीं है किसी भी तरीके का परमानेंट कंस्ट्रक्शन। कंसर्न्स क्या क्या है? It is silent on the appeal process. An appeal could be made to NGT under the 2010 rules. But यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। Subjective definition of the term wise use. अब यहां पर wise use बोला कि wetland का हम wise use करेंगे। What is wise use? ये नहीं बताया। और this is now something which can be, okay, which can be manipulated by the state authority। मान लो कोई environment minister है, उन साहब को किसी ने पैसा खिला दिया और बोला कि सर ये जो है थोड़ा सा वेटलैंड में हमें माइनिंग करने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, वाइज यूज है, ये तो बहुत अच्छा वाइज यूज कर रहा है। क्या वाइज यूज कर रहा है? मुझे पैसे दे रहा है ना, मेरा वाइज यूज कर रहा है, वेटलैंड भाड़ में जाए, है ना? तो ये जो है आप कह सकते हो। अब हम आ जाते हैं रामसार कन्वेंशन पे। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया है। ओके, इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। ये रामसार ईरान में इसको साइन किया गया था। इट कवर्स 2400 रामसार साइट, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पार्टी इज 172 एंड इंडिया हैज बीन अ पार्टी सिंस 1982। तो क्या अगर आएगा रामसार कन्वेंशन में, अगर क्वेश्चन आएगा तो इंडिया इज इंडिया ए फाउंडिंग मेंबर of the Ramsar Convention? The answer is no, it came later.
ऑलमोस्ट 11 years later इंडिया इसमें आया था. After acceding to the convention, a party must designate at least one wetland as a wetland of national international importance. तो आफ्टर, अगर आप साइन करते हैं रामसर कन्वेंशन में, तो एक आपकी कंट्री का एक साइट आपको नॉमिनेट करना है और उसको डेजिग्नेट करना है एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. 2023 का थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन. इट्स टाइम फॉर व्हाट? वेटलैंड्स रेस्टोरेशन. वर्ल्ड का फर्स्ट साइट क्या था वेटलैंड? कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया. Countries with the most Ramsar site is United Kingdom at 175 and Mexico at 142. यूके जो है, अगर आपने यूके का, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा तो आपको पता होगा यूके इज अ वेरी मार्शी एरिया. यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, इट्स अ एरिया विच इज फिल्ड विथ मार्शेस. सुबह हमने बात की थी ब्रिटिश क्लाइमेट, याद है? ब्रिटिश क्लाइमेट के बारे में बात की थी हमने. ये रोमन समय से, जब से रोमन्स ने इन्वेड किया था ब्रिटेन को, तो उस समय क्या होता था? जो ब्रिटिशर्स है, दे यूज टू स्टे इनसाइड वेटलैंड फॉर डेज टू एस्केप द रोमन्स. द ब्रिटिशर्स, दे यूज टू स्टे इनसाइड द वेटलैंड फॉर टेंस एंड 15-20 days. और ये चीज रोमन्स ने लिखी है, दैट दीज पीपल, द पीपल ऑफ ब्रिटेन, कैन स्टे इनसाइड द वेटलैंड. ऑब्वियसली मूव ऐसे करके नहीं, ऊपर करके, छुप के, और वेटलैंड के अंदर चले जाते थे, मार्शी एरियाज के, और वहीं पर छुप जाते थे रोमन्स के अटैक से. कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, बोलीविया. ओके, बोलीविया इज द कंट्री विद द largest area under Ramsar protection. India's Ramsar wetland are spread over 11,000 square kilometer, around 10% of the total wetland area in the country across 18 states. Okay, जो हमारे, देखो, wetland एक होता है, there is a wetland and then there is one Ramsar wetland, वो अलग होता है. हर वेटलैंड रामसर साइट नहीं होता, लेकिन हर रामसर साइट वेटलैंड होता है. ये चीज समझ में आई आपको? what I just said, that all Ramsar sites are wetland, but not all wetlands are Ramsar sites. ये स्टेटमेंट किसी को इसमें डाउट है? इस स्टेटमेंट में ओके, सारे वेटलैंड रामसर साइट नहीं होते, लेकिन सारे रामसर साइट्स वेटलैंड्स होते. ओके, सो इंडिया का 10% टोटल वेटलैंड एरिया आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट, बाकी 90% अभी नहीं. लार्जेस्ट साइट इन इंडिया इज सुंदरबंस. Largest site in India is Sundarbans. Okay, what is the criteria for to be identified as a Ramsar site? What is the criteria to be identified as a Ramsar site? So unique wetland, it will contain rare or unique example of a natural or near natural wetland type. Endangered species होना चाहिए. The wetland should support threatened, vulnerable, endangered or critically endangered species. अच्छा, please write in your theme sheet endangered species around wetland. Endangered species around wetland. Endangered species around wetland लिख लिया? ओके. एसेंशियल स्पीशीज को सपोर्ट करना चाहिए इसको, प्लांट और एनिमल का, दोनों, फ्लोरा एंड फौना का. स्पीशीज प्रोटेक्शन, इट शुड सपोर्ट प्लांट और एनिमल स्पीशीज एट ए critical stage in their life cycle or provide refuge during adverse condition. तो माइग्रेटरी बर्ड हम कह सकते हैं, माइग्रेटरी बर्ड को सपोर्ट करने वाले साइट्स को वेटलैंड्स, रामसर साइट्स हम बोल सकते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स को. एडवर्स कंडीशन वही होता है ना,
साइबेरिया से माइग्रेट कब करते हैं? इन द विंटर सीजन। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक हाँ, शी हैज टोल्ड मी अबाउट दैट। वाटर बर्ड्स रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 प्लस वाटर बर्ड्स। द साइट शुड सपोर्ट 20,000 प्लस water birds. Single species of water birds, it should regularly support 1% of individuals in a population of one species or subspecies of water birds. तो ये जो आपका एक पर्टिकुलर साइट है, अगर उसको रामसर साइट बताना है, तो इट शुड रेगुलरली, मतलब एट रेगुलर इंटरवल्स, शुड सपोर्ट 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड। ये चीज समझ में आई आपको? मान लो अगर 1 लाख पॉपुलेशन है, तो वो पर्टिकुलर वेटलैंड में एटलीस्ट उस वाटर बर्ड का 1,000 स्पेसिमेन होना चाहिए। ये चीज समझ में आई? अगर टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है, तो उसमें से वो पर्टिकुलर वेटलैंड में उस पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉपुलेशन का 1,000, दैट इज 1% ऑफ 1 लाख होना चाहिए। अब क्लियर है? ओके। इंडिजिनस फिश, it should support a significant proportion of indigenous fish subspecies. ओके, इंडिजिनस मतलब जो इंडियन स्पीशीज है उसको, ना कि बाहर से सैल्मन वैल्मन ला के आप छोड़ देंगे। इंडियन स्पीशीज को आपको सपोर्ट करना होगा। मल्टी रोल होना चाहिए, एक एसेंशियल फूड सोर्स फॉर द फिश। स्पॉनिंग ग्राउंड, स्पॉनिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है? जहां पर एक तरीके से आप ब्रीडिंग ग्राउंड भी कह सकते हैं। क्या ना, इसे स्पॉन करना, रीस्पॉन गेम में करते हो ना, रीस्पॉन। रीस्पॉन का मतलब क्या होता है? रीस्पॉन का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से एग्स, ओके, एग्स जो होते हैं, जो छोड़ता है फिश, ऑलराइट, जो अपना एग्स छोड़ता है, उसका बर्थ ऑफ फिश के लिए, हाँ। उसके बाद नर्सरी, नर्सरी मतलब क्या होता है? एक तरीके का नर्सरी में क्या होता है? नर्सरी, व्हाट इज अ नर्सरी? नर्चरिंग, जहां नर्चरिंग होती है, नर्सरी प्लांट्स की नर्सरी मतलब वहां छोटे सैपलिंग्स की नर्चरिंग होती है। उसी तरीके से वेटलैंड में फिशेस की नर्चरिंग होनी चाहिए। ओके, या माइग्रेशन पाथ जो है, ओके, माइग्रेशन पाथ भी आप बना सकते हो। ओके, इको टूरिज्म, इट इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ फूड एंड ऑन वाटर रिसोर्स, इंक्रीज स्कोप फॉर रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म भी होना चाहिए। अपॉन अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, आपका वेटलैंड रामसर साइट से हट भी सकता है। ओके, लेकिन अगर आपने हटाया, अगर किसी साइट को आपने रामसर साइट से हटाया ताकि आपको कुछ काम करवाना है वहां पर, विच इज अगेंस्ट द रामसर पॉलिसी, तो आपको एक दूसरा साइट एज अ कॉम्पनसेशन लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये चीज आप समझे? मान लो कि मैंने चिलिका लेक हटा दिया, तो उसके जगह मुझे कोई और लेक बताना पड़ेगा जो रामसर साइट में आए। ट्रांस बाउंड्री साइट्स, तो एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है कि जैसे मान लो कोई लेक है, तो दो कंट्री के बीच में है वो। एग्जाम्पल के तौर पे पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक इज, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेटलैंड, बट पैंगोंग लेक क्या है? 65% चाइना के पास है, 35% इंडिया के पास है। यस, तो पैंगोंग लेक जो है, इट्स व्हाट, इट्स अ ट्रांस बाउंड्री साइट। इट्स नॉट अ वेटलैंड, लेकिन इट्स अ ट्रांस बाउंड्री साइट। सुंदरबन इज अ ट्रांस बाउंड्री साइट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मानस, मानस इज अ ट्रांस बाउंड्री साइट। मानस इज ए ट्रांस बाउंड्री साइट भूटान एंड इंडिया के बीच में, करेक्ट? तो ये जो है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इट अलाउज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामसर साइट्स अलोंग विद द agreement of authorities on both sides of the border to collaborate on on-site management. Then comes very important concept called the Montreux record. Now, what is a Montreux record? It is basically a register of Ramsar sites जहां पर उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस अकर हुआ है और आर लाइकली टू अकर, मतलब कुछ प्रॉब्लम आई है वेटलैंड में, तो मॉन्ट्रियूक्स साइड में जाना, मॉन्ट्रियूक्स रिकॉर्ड में जाना, क्या अच्छी बात है या खराब बात है?
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जाना, सब इट्स अ बैड थिंग। जितना कम साइट हो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, उतनी अच्छी 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 बात होती है आपके लिए। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है आपका, उसमें जो जैसे साइट जहां पर चेंजेस आई है, ओके, जहां पर क्या आई है, चेंजेस आई है, ठीक है। इंडिया में दो है, एक है लोकटक लेक और एक है केओलादेव नेशनल पार्क। क्या है? लोकटक लेक और केओलादेव नेशनल पार्क। Contracting parties to Ramsar Convention, it is the policy making organ. It meets every 3 years. COP 14 कहाँ हुआ था? 2022 में। ये हुआ था वुहान चाइना और जिनीवा स्विट्जरलैंड में, हाइब्रिड फॉर्मेट में, ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन। वुहान डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड and 2025-2030 global strategic framework for wetland conservation was adopted। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की? आइडेंटिफाई और प्लेस करो सुटेबल वेटलैंड ऑन टू द रामसार लिस्ट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट मैंडेटेड, कंपल्सरी नहीं है, एक्सपेक्टेशन है आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, कंपल्सरी नहीं है, ओके okay? नहीं, अभी दो है, अभी भी दो है। पहले ये था आपका चिलिका लेक भी था, उसको हटा दिया गया बाद में। चिलिका लेक जो है इट वाज रिमूव्ड, ओके, ठीक है। अभी दो साइट्स है, एक है आपका केवला देव और लोकटक लेक, ओके, ठीक है। एक मिनट, आई विल जस्ट सेंड सम लिंक्स टू यू गाइस। आया होगा, एक बार चेक कर लो प्रीलिम्स वाले ग्रुप पे। आ गया, ठीक है। सो यहां पर आप पे मैंडेशन नहीं है, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो बाउंडेशन फॉर यू, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप पे एक एक्सपेक्टेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स आईओपी। सो आईओ रामसार विल वर्क विद 6 ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके किसके साथ? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, प्लीज राइट इन द थीम शीट। थीम शीट में आप लिखना स्टार्ट करिए प्लीज। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, राइट वेटलैंड्स इंटरनेशनल, राइट वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF, एंड देन राइट इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल्स एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट WWT। इनके सारे वेबसाइट पे आपको जाके नोट्स बनाना होगा। एक बार मेरे को बता देना वंस यू हैव रिटन, यहाँ पर दिया हुआ है, इन सबको आपको बस कॉपी करना। यू कैन जस्ट राइट द एब्रीविएशन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में, जो कि यूपीएससी 2014 के पेपर में पूछा गया था। इट्स ए ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, टू सस्टेन एंड रिस्टोर वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल। प्लीज रिमेंबर, एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। It will include research, advocacy, engagement with government corporates, etc. What is the difference between lakes and wetland? So it's lakes can be tectonic, fluvial, geomorphic. There can be increase in the water table, and the largest lakes are found formed due to the tectonic forces. Whereas wetlands are shallow lakes, मैंने बताया था ना ज्यादा डीप ना ज्यादा ऊपर। आपको पता है, याद होगा मरीन के लिए क्या क्राइटेरिया था, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेप्थ, ओके।
So these are mostly fluvial residual lakes, जैसे कि कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में. This has been asked in 2023 prelims. Okay. Generally less than 3 meter depth होता है. Marine में less than 6 meter depth हम देखते हैं. Okay. और लेक्स का मिनिमम डेप्थ 3 मीटर होता है. लेक्स का मिनिमम डेप्थ आपका 3 मीटर्स होता है. वाटर टर्नओवर इज परमानेंट हेयर, वेयर एज वेटलैंड में आइदर वाटर कैन बी देयर टेम्पररीली और परमानेंट. लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, इट कैन बी बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट. वाटर लेवल चेंजेस इज रिलेटिवली स्मॉल, मतलब कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन उतना नहीं पता चलता है. और वेटलैंड में रिलेटिवली लार्ज होता है. बारिश के समय पानी भर जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है विंटर सीजन में, पानी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. ओके. थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन द लेक्स, मतलब एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द लेक आपको डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा, वेयर एज वेटलैंड में नहीं होगा. ऑलराइट. डोमिनेंट प्रोडक्शन फाइटोप्लैंक्टन का है, वेयर एज डोमिनेंट प्रोडक्शन मैक्रोफाइट्स का है. व्हाट आर मैक्रोफाइट्स? हमने इसको क्लास में डिस्कस किया हुआ है. वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास. व्हाट आर मैक्रोफाइट्स? सो बेसिकली दीज आर लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स. ओके. दीज आर लार्ज एक्वेटिक प्लांट्स. इसमें आपका एग्जांपल के तौर पे लिवरवर्ट्स आ जाता है. लिवरवर्ट्स, ब्रायो, इसमें आपका ये आ जाता है, क्या नाम इसका, ब्रायोफाइट्स आ जाता है. ओके. ठीक है. फूड चेन, food chain, grazing pathway, whereas in the wetland there is detritus pathway. Productivity is low in lakes, whereas in wetland it is high. Trophic status, it is oligotrophic, मतलब low nutrient level, low turbidity, low sedimentation, low population density and low diversity, whereas in wetland it is high nutrient level, high turbidity, okay, or high sedimentation, high population density. Okay. What is turbidity? Turbidity is कितना पानी साफ है. लेवल ऑफ पार्टिकल मिक्सिंग. लो टर्बिडिटी मतलब पानी ज्यादा साफ है, और हाई टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, पानी में आपका पानी मटमैला है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ द वेटलैंड विल बी मटमैला? मैला पानी कैसे होगा? बिकॉज वो सॉइल से मिक्स होता है. इट इज अ ट्रांजिशन जोन ना, बिटवीन सॉइल एंड वाटर. तो वो सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर होगा. ठीक है. फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है वेटलैंड, वेयरएज फ्लड कंट्रोल में नेग्लिजिबल हेल्प देता है लेक्स. वेस्ट ट्रीटमेंट नेग्लिजिबल, वेयरएज देयर इज सिग्निफिकेंट वेस्ट ट्रीटमेंट इन वेटलैंड्स. ओके. सो वेटलैंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया ऑलरेडी. एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव? वी हैव कंप्लीटेड वेटलैंड्स. Any questions that you might have?